एक बार हुआ यूं कि एनिमल फॉर्म यानी जानवरों के फॉर्म में जानवरों ने विद्रोह कर दिया और आदमियों को वहां से भगा दिया। जानवर अपनी व्यवस्था चलाने लगे और सुअर उनका नेतृत्व करने लगा, उनका नेता बन गया। लेकिन आदमियों ने फिर दल बांधकर एनिमल फॉर्म पर हमला कर दिया। लड़ाई चल रही है। ये आपने पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 में सुना था। अब सुनिए इसके आगे की कहानी। कहानी है एनिमल फॉर्म। उपन्यास है विश्व प्रसिद्ध जॉर्ज ऑरवेल का। आदमियों ने विजय का सिंहनाद किया। उन्होंने देखा कि उनकी कल्पना के अनुरूप उनके दुश्मनों के छक्के छूट गए थे। वे उनके पीछे अफरा तफरी में भागे और यही स्नोबॉल चाहता था। जैसे ही वे अहाते के भीतर पहुंचे, तीनों घोड़े, तीनों गाय और बाकी सुअर जो तबेले में घात लगाकर छुपे बैठे थे, अचानक आदमियों के पीछे से आए और उन्हें घेर लिया। तब स्नोबॉल ने हमला बोलने का इशारा किया। वो खुद जोन्स की तरफ लपका। जोन्स ने उसे देखा, अपनी बंदूक उठाई और फायर कर दिया। गोलियां स्नोबॉल की पीठ को खरोंचती, खूनी लकीरें बनाती हुई निकल गई और एक भेड़ उसकी जद में आकर मर गई। एक पल के लिए भी बिना रुके स्नोबॉल अपने पूरे वजन के साथ जोन्स की टांगों से जा भिड़ा। जोन्स गोबर की एक ढेरी पर गिर पड़ा। बंदूक उसके हाथों से छिटक गई। लेकिन सबसे ज्यादा थर्राने वाला दृश्य बॉक्सर का था। वो अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा लोहे की नालें जड़े अपने विशाल सुमो से सांड की तरह वार कर रहा था। उसका पहला ही आघात फॉक्सवुड की घुड़साल में काम करने वाले छोकरे के सिर पर लगा और वो कीचड़ में निर्जीव होकर गिर पड़ा। ये देखते ही कई आदमियों ने अपनी लाठियां छोड़ दी और भागने की कोशिश करने लगे। उनमें भगदड़ मच गई और अगले ही पल सब पशु मिलकर उन्हें हाथों में चारों तरफ दौड़ाने लगे। उन्हें सींग भोंके गए, दुलत्तियां मारी गई, काटा गया और उन्हें पैरों तले रौंदा गया। बाड़े में कोई भी ऐसा पशु नहीं था जिसने अपने तरीके से उनसे बदला न चुकाया हो। यहां तक कि बिल्ली भी अचानक एक छत से ग्वाले के कंधे पर कूदी और अपने पंजे उसकी गर्दन में गड़ा दिए। वो ग्वाला भयंकर रूप से चीखा। एक पल के लिए जब बाहर जाने का रास्ता साफ दिखा तो आदमी सर पर पांव रखकर अहाते से भागे और भागते भागते बड़ी सड़क पर जा पहुंचे। और इस तरह अपने हमले के 5 मिनट के भीतर वे उसी तरह शर्मनाक तरीके से मैदान छोड़ते आए। उनके पीछे हंसों का झुंड फुफकारता और उनकी पिंडलियों पर चोंचे मारता दौड़ रहा था। एक आदमी को छोड़कर सब वापस जा चुके थे। पीछे अहाते में बॉक्सर अपने सूंहों पर टाप रहा था। वो कीचड़ में औंधे पड़े घुड़साल वाले छोकरे को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। लड़का बिल्कुल हिला डोला नहीं। ये मर चुका है, बॉक्सर ने दुखी होते हुए कहा। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं भूल गया था कि मैंने नाले लगा रखी है। कौन भरोसा करेगा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। स्नोबॉल चिल्लाया, का भावुक होने की जरूरत नहीं है कॉमरेड। उसके जख्मों से अभी भी खून रिस रहा था। उसने कहा, युद्ध युद्ध ही होता है। अच्छा आदमी केवल वही है जो मर चुका है। किसी की, यहां तक किसी मनुष्य की भी जान लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। बॉक्सर ने अपनी बात दोहराई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। किसी ने आश्चर्य व्यक्त किया, मौली कहां है? मौली दरअसल गायब थी। एक पल के लिए तो संकट की स्थिति आ गई। ये भय व्याप्त हो गया कि कहीं आदमियों ने उसे नुकसान न पहुंचाया हो या उसे अपने साथ न ले गए हों। लेकिन आखिर में वो अपने थान में छुपी हुई पाई गई। उसने नाद के घास के बीच अपना मुंह छुपा रखा था। जैसे ही बंदूक की गोली चली थी वो सरपट भागकर यहां आ गई थी। और जब सब उसे खोजने के बाद वापस आए तो पाया गया कि घुड़साल वाला छोकरा दरअसल केवल सन्न हुआ था और होश आते ही फूट लिया। अब पशु चरम उत्तेजना में फिर से जमा हुए। हर कोई दूसरों से ऊंची आवाज में लड़ाई में खुद की बहादुरी के किस्से बखान करने लगा। तत्काल ही विजय के उपलक्ष्य में बिना किसी तैयारी के उत्सव मना लिया गया। ध्वजारोहण किया गया और कई बार इंग्लैंड के पशु गीत गाया गया। तब मारी गई भेड़ का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उसकी समाधि पर कंटीली घास का एक पौधा लगाया गया। समाधि के पास ही स्नोबॉल ने संक्षिप्त भाषण दिया जिसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि जरूरत पड़ने पर सभी पशु अपने बाड़े के लिए मरने के लिए तैयार रहे।
पशुओं ने एक सैन्य अलंकरण पशुवीर उत्तम कोटि शुरू करने का निर्णय बहुमत से ले लिया और तभी ये अलंकरण स्नोबॉल और बॉक्सर को प्रदान कर दिए गए। इसमें एक पीतल का पदक था। असल में ये घोड़ों के पुराने पदक थे जो साजो सामान के कमरे में मिल गए थे। इसे रविवार और छुट्टी के दिन धारण किया जाना था। एक और अलंकरण पशुवीर मध्यम कोटि भी बनाया गया जो मरणोपरांत मृतक भेड़ को प्रदान किया गया। इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि आखिर इस लड़ाई को नाम क्या दिया जाए। आखिर में इसे तबेले की लड़ाई नाम दिया गया क्योंकि यही वो जगह थी जहां से घात लगाकर हमला किया गया था। मिस्टर जोन्स की बंदूक कीचड़ में पड़ी मिल गई थी। यह भी पता चला कि फार्म हाउस में गोलियों का भंडार रखा गया है। यह फैसला किया गया कि इस बंदूक को झंडे के चबूतरे के पास अस्त्र शस्त्र की तरह सजा कर रखा जाए। इसे साल में 2 बार चलाया जाए, एक बार 12 अक्टूबर को तबेले की लड़ाई की वर्षगांठ पर और दूसरी बार 24 जून को यानी बगावत की वर्षगांठ पर। सर्दियों के नजदीक आने के साथ साथ मौली और अधिक उत्पाती होती चली गई। वो रोज सुबह काम के लिए देर से पहुंचती। वो बहाना लगाती कि वो देर तक सोती रह गई थी। वो जानी अनजानी पीड़ाओं की शिकायत करती, हालांकि उसकी खुराक अच्छी खासी थी। वो किसी न किसी बहाने से काम से जी चुराती, वहां से भागती और पीने के पानी वाले ताल पर चली जाती। वहां वो खड़ी होकर फूहड़ों की तरह अपनी परछाई निहारती रहती। लेकिन इससे अधिक गंभीर किस्म की अफवाहें भी उसके बारे में फैली हुई थी। एक दिन जैसे ही मौली मस्ती में टहलते हुए, अपनी लंबी पूंछ मटकाते हुए और सूखी घास का डंठल चबाते हुए आहते में घुसी तो क्लोवर उसके साथ हो ली। उसने कहा, मौली, मुझे तुमसे बहुत ही गंभीर बात करनी है। आज मैंने तुम्हें पशु बाड़े को फॉक्सवुड से अलग करने वाली झाड़ी के पार झांकते हुए देखा। मिस्टर विल्किंगटन का एक आदमी झाड़ी के उस तरफ खड़ा हुआ था और मैं काफी दूर थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने देखा वो तुमसे बात कर रहा था और तुम उसे अपनी नाक सहलाने दे रही थी। इसका क्या मतलब है मौली? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं थी, ये सच नहीं है। मौली जोर से बोली। वो इठलाने और जमीन खोदने लगी। मौली, मेरी आंखों में झांक कर देखो। क्या तुम मुझे वचन दे सकती हो कि वो तुम्हारी नाक नहीं सहला रहा था? यह सच नहीं है। मौली ने अपने शब्द दोहराए, लेकिन वो क्लोवर से आंखें नहीं मिला सकी। अगले ही पल वो अपने पंजों पर उछली और खेत की तरफ सरपट दौड़ ली। क्लोवर को एक तरीका सूझा। किसी से कुछ कहे बिना वो मौली के थान पर गई और अपने सुम से पुआल को पलट दिया। पुआल के नीचे थोड़ी सी गुड़ की भेली और अलग अलग रंगों के रिबनों के कई गुच्छे छुपे रखे थे। 3 दिन बाद मौली गायब हो गई। कई हफ्तों तक तो उसका कुछ भी पता नहीं मिला। फिर कबूतरों ने बताया कि उन्होंने उसे वेलिंगटन की परली तरफ देखा है। वो काले लाल रंग के पुते एक शानदार तांगे की छड़ में जुटी हुई थी। वो तांगा एक सार्वजनिक इमारत के बाहर खड़ा था। एक मोटा ललछौहे मुंह वाला आदमी जिसने 4 खाने वाला जांघिया और गेटिस यानी घुटनों तक के जूते पहने हुए थे और भटियारों जैसा लग रहा था, मौली की नाक सहलाते हुए उसे गुड़ खिला रहा था। मौली का कोट नया नया था और उसने अपने भाल केशों पर सिंदूरी रिबन बांध रखी थी। कबूतरों ने बताया कि लगता है कि जैसे वो बहुत खुश है। इसके बाद किसी भी पशु ने मौली का जिक्र नहीं किया। जनवरी का मौसम बहुत खराब आया। धरती लोहे की तरह सख्त हो गई थी। खेतों में कुछ भी नहीं किया जा सका। बड़े बखार में कई बैठकें आयोजित की गईं और सुअरों ने आने वाले मौसम के लिए काम की रूपरेखा बनाने में खुद को व्यस्त कर लिया। यह स्वीकार कर लिया गया कि सुअर, जो घोषित रूप से दूसरे जानवरों से ज्यादा चतुर हैं, बाड़े की नीतियों के सभी सवाल तय किया करें। हालांकि उनके फैसले बहुमत से समर्थन के बाद लागू किए जाने थे। यह व्यवस्था ठीक ठाक चलती रही और चलती रहती अगर स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच विवाद नहीं उठ खड़े होते। ये दोनों हर उस मुद्दे पर असहमत हो जाते जहां असहमत होने की गुंजाइश होती। यदि दोनों में से एक
ज्यादा एकड़ में जौ बोने का सुझाव देता तो दूसरा जई के लिए ज्यादा एकड़ जमीन की मांग करेगा। यदि उनमें से एक बताता कि फला फला खेत बंद गोभी के लिए बिल्कुल सही है तो दूसरा ऐलान कर देता कि ये तो सिवाय कंदमूल के किसी भी दूसरी चीज के लिए बेकार है। दोनों के अपने समर्थक थे और कई बार गर्मा गर्म बहसें हो जाती। बैठकों में स्नोबॉल अक्सर अपने बेहतरीन भाषणों की वजह से बहुमत से जीत जाता, लेकिन नेपोलियन बीच बीच में अपने प्रचार कराकर समर्थन पा लेता। वो भेड़ों के संबंध में खास तौर पर सफल था। पिछले कुछ अरसे से भेड़ों ने 4 टांगे अच्छी 2 टांगे खराब, मौसम बेमौसम मिमियाना शुरू कर दिया था। वे अक्सर ये गाकर बैठक में व्यवधान डालती। ये पाया गया कि स्नोबॉल के भाषण के दौरान नाजुक क्षणों में 4 टांगे अच्छी 2 टांगे खराब का राग विशेष रूप से अलापने लगती। स्नोबॉल को फार्म हाउस के किसान और पशुपालक पत्रिकाओं के कुछ पुराने अंक मिल गए थे और इसने उनका बारीकी से अध्ययन किया था। उसके पास नवीनता सुधारों के लिए ढेरों योजनाएं थी। वो खेतों की नालियों, चारे को हरा बनाए रखने और कचरे आदि के बारे में विद्वतापूर्ण बातें किया करता। उसने पशुओं के लिए एक ऐसी पेचीदा योजना बनाई थी कि वे सीधे ही खेतों में हर दिन अलग अलग जगह पर हगा करें। इससे ढुलाई की मेहनत बचेगी। नेपोलियन की खुद की कोई योजना नहीं होती थी, लेकिन वो शांति से कहता कि स्नोबॉल की योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला। लगता है वो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर उनका कोई भी विवाद इतना कटु नहीं था जितना पवन चक्की को लेकर हुआ। लंबे चरागाह में फार्म की इमारतों के पास से वहां एक छोटी सी टेकरी थी जो बाड़े की सबसे ऊंची जगह थी। जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि ये पवन चक्की के लिए बिल्कुल सही जगह है। पवन चक्की से डायनेमो चलाया जा सकेगा और बाड़े को बिजली की सप्लाई की जा सकेगी। इससे बाड़े में रोशनी होगी। सर्दियों में वे गर्म रहेंगे। इससे एक चक्करदार आरी, चारा काटने की मशीन, चुकंदर की फांके काटने की मशीन और दूध दूहने की बिजली की मशीन भी चलाई जा सकेगी। पशुओं ने इससे पहले कभी इस तरह की चीजों के बारे में सुना भी नहीं था, क्योंकि बाड़ा पुरानी किस्म का था और उसमें बाबा आदम के जमाने की मशीनें थी। वे मुंह बाए सुनते रहे और स्नोबॉल उन शानदार मशीनों की मायावी तस्वीरें खींचता रहा जो उनके काम कर दिया करेंगे और वे आराम से खेतों में चरते रहेंगे या पढ़ लिख कर या बातचीत करके अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। कुछ ही सप्ताहों में पवन चक्की के लिए स्नोबॉल ने योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया। इसके ज्यादातर ब्यौरे मिस्टर जोन्स की 3 किताबों, घर में करने के 1000 उपयोगी काम, हर आदमी खुद का मिस्त्री और नौसिखियों के लिए बिजली, इनसे आए थे। स्नोबॉल ने अपने अध्ययन के लिए साइबान चुना जो कभी अंडे सेने के बक्से रखने के काम में आता था। इसका लकड़ी का समतल चिकना फर्श ड्राइंग का काम करने के लिए उपयुक्त था। वो खुद को घंटों के लिए इस कमरे में बंद कर लेता। एक पत्थर के टुकड़े की मदद से किताबें खुली रखता। अपने पैर के जोड़ों के बीच चौक का एक टुकड़ा फंसाकर वो तेजी से आगे पीछे चलता, एक के बाद दूसरी रेखाएं खींचता और उत्तेजना से धीमे धीमे प्यां प्यां करता। धीरे धीरे ये खाके क्रैंकों और दांतेदार पहियों के जटिल जाल में बदल गए। इनसे आधे से ज्यादा फर्श भर गया। दूसरे पशुओं को ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसके बावजूद वे इनसे प्रभावित हुए। सबके सब स्नोबॉल की ड्राइंग देखने दिन में कम से कम एक बार तो जरूर आते, यहां तक कि मुर्गियां और बत्तखें भी आईं। वे इस बात का खास ख्याल रखते कि कहीं उनके पांव चौक के निशानों पर न पड़ जाएं। सिर्फ नेपोलियन अलग थलग बना रहा। उसने शुरू से ही खुद को पवन चक्की के खिलाफ घोषित कर रखा था। अलबत्ता एक दिन वो अचानक ही बिना किसी उम्मीद के मुआयना करने आ पहुंचा और साइबान में भारी कदमों से चहलकदमी करता रहा। वो खाकों की सभी बारीकियों को गौर से देखता रहा और उन पर 1-2 बार घुर घुर किया। वो उन्हें कनखियों से ध्यानपूर्वक देखता रहा। अचानक उसने अपनी टांग उठाई, खाकों पर मुद दिया और बिना एक शब्द बोले बाहर निकल आया। पवन चक्की के मामले पर पूरा बाड़ा भीतर तक बटा हुआ था। स्नोबॉल इस बात से इनकार नहीं करता था कि इसे बनाना मुश्किल काम होगा। पत्थरों की खुदाई करनी होगी, उनकी दीवारें खड़ी की जाएंगी, पाल बनाने होंगे और इसके बाद डायनमो और तारों की जरूरत होगी। इन्हें कैसे हासिल किया जाना था स्नोबॉल ने यह नहीं बताया, लेकिन उसका दावा था कि यह सब साल भर में किया जा सकता है।
उसने घोषणा की कि इसके बाद इतने परिश्रम की बचत होगी कि पशुओं को सप्ताह में सिर्फ 3 दिन काम करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ नेपोलियन ने तर्क दिया कि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की है और अगर वे पवन चक्की पर वक्त बर्बाद करते रहे तो सबके सब भूखे मर जाएंगे। पशुओं ने इन नारों के तहत खुद को 2 धड़ों में बांट लिया। स्नोबॉल को वोट दो, सप्ताह में 3 दिन काम करो, और नेपोलियन को वोट दो और भरी हुई नाद पाओ। बेंजामिन ही एक अकेला पशु था जो किसी भी धड़े की तरफ नहीं झुका। उसने दोनों ही बातें मानने से इनकार कर दिया कि या तो ज्यादा खाना मिला करेगा या फिर पवन चक्की से मेहनत की बचत होगी। पवन चक्की या पवन चक्की नहीं, उसका कहना था जिंदगी हमेशा पहले की तरह बदहाली में चलती रहेगी। पवन चक्की के लिए विवादों के अलावा बाड़े की सुरक्षा का भी प्रश्न था। यह अच्छी तरह महसूस कर लिया गया था कि मनुष्यों को तबेले की लड़ाई में हरा तो दिया गया है, वे फिर से मिस्टर जोन्स को वापस लाने के लिए दूसरा और पहले से ज्यादा संकल्प के साथ हमला कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उनके पास ठोस कारण भी थे, क्योंकि उनकी हार की खबर देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई थी और पड़ोसी बाड़ों के पशु अब पहले की तुलना में ज्यादा बेचैन थे। हमेशा की तरह स्नोबॉल और नेपोलियन एक दूसरे से असहमत थे। नेपोलियन के अनुसार पशुओं को जो भी सबसे जरूरी काम करना चाहिए वो ये कि बंदूकें वगैरह हासिल की जाए और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग हासिल की जाए। स्नोबॉल का कहना था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कबूतर बाहर भेजते रहना चाहिए जो पास पड़ोस के बाड़ों में बगावत के लिए उन्हें उकसाएंगे। एक ने यह तर्क दिया कि यदि वे खुद की रक्षा नहीं कर पाए तो तय है कि उन्हें हरा दिया जाएगा, और दूसरे का तर्क था कि यदि हर जगह बगावत हो जाए तो उन्हें अपनी रक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पशुओं ने पहले नेपोलियन को सुना, फिर स्नोबॉल की बातें सुनी और वे ये तय नहीं कर पाए कि इनमें से सही कौन है। अलबत्ता वे हमेशा खुद को उससे सहमत पाते जो उनके सामने बोल रहा होता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब स्नोबॉल की योजनाएं पूरी हो गई। आने वाले रविवार को होने वाली बैठक में यह सवाल मतदान के लिए सामने रखा जाना था कि पवन चक्की पर काम शुरू किया जाए या नहीं। जब सारे पशु बड़े बखार में जमा हो गए तो स्नोबॉल उठा और भेड़ों की मिमियाहट के द्वारा व्यवधान डालने के बावजूद पवन चक्की के निर्माण के समर्थन में अपने कारण गिनाने लगा। तब नेपोलियन जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। उसने बहुत मजे में कहा कि पवन चक्की सिर्फ बकवास है और कोई भी इसके पक्ष में वोट न दे। वो ये कहकर बैठ गया। वो मुश्किल से 30 सेकंड के लिए बोला होगा और उसने इस बात की शायद ही परवाह की कि उसकी बात ने क्या प्रभाव छोड़ा है। इस पर स्नोबॉल अपनी टांगों पर उछला और भेड़ों को, जिन्होंने फिर से मिमियाना शुरू कर दिया था, डपट कर चुप कराते हुए पवन चक्की के पक्ष में भावपूर्ण अपील करने लगा। अब तक तो पशु अपनी अपनी सहानुभूति में बराबर बटे हुए थे, लेकिन एक ही पल में स्नोबॉल की वाक्पटुता ने उन्हें पिघला दिया। आवेशपूर्ण वाक्यों में उसने उस वक्त की बाड़े की तस्वीरें खींची जब पशुओं की पीठ पर से घिनौना बोझ उतार दिया जाएगा। अब उसकी कल्पनाशीलता चारा काटने की मशीनों और सलजम की फांके करने वाली मशीन से आगे जा चुकी थी। उसने कहा कि बिजली थ्रेशिंग मशीनें हल, हेंगा, लोढ़े चला सकती है और कटाई कर सकती है, फसल के गट्टे बांध सकती है, और इसके अलावा इससे हर थान को अपनी बिजली, रोशनी, ठंडा और गर्म करने वाले पानी और बिजली का हीटर मिल सकेगा। जब उसने अपनी बात खत्म की तो इस बात में कोई शक नहीं रहा कि वोट किसके पक्ष में पड़ेंगे। लेकिन अचानक तभी नेपोलियन उठा और स्नोबॉल की तरफ अजीब तरीके से कनखियों से देखते हुए उसने बहुत ऊंची आवाज में पिनपिनाहट की आवाज निकाली। ऐसी आवाज निकालते उसे किसी ने सुना नहीं था। इस पर वहां बाहर की तरफ से भौंकने की भयंकर आवाजें आईं और 9 बड़े बड़े कुत्ते, जिन्होंने पीतल जड़े कॉलर लगा रखे थे, छलांगे मारते हुए बखार में घुस आए। वे सीधे स्नोबॉल की तरफ लपके। वो ठीक वक्त पर अपनी जगह से कूद कर हटा और इस तरह उनके झपटते पंजों से खुद को बचा सका। पल भर में ही वो दरवाजे के बाहर था और वे उसके पीछे थे। एकदम भौचक्के और भयभीत अवाक पशु इस तरह पीछा किए जाने को देखने के लिए दरवाजे पर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। स्नोबॉल सड़क की तरफ लंबे चरागाह में सरपट दौड़ा चला जा रहा था। वो इतनी तेज दौड़ रहा था
जितना तेज एक सुअर ही दौड़ सकता है। लेकिन ये कुत्ते एकदम उसके पीछे लगे हुए थे। अचानक वो झपटा और ये बिल्कुल लगा कि वे इसे दबोच लेंगे। वो फिर उठ खड़ा हुआ और पहले से ज्यादा तेज दौड़ते हुए लपका। एक बार फिर कुत्ते बिल्कुल उसके पास पहुंच गए। उनमें से एक ने तो स्नोबॉल की पूंछ अपने पंजों में दबोच ही ली थी कि स्नोबॉल ने ठीक उसी वक्त पर पूंछ को उमेट कर खुद को बचा लिया। तब उसने थोड़ा और दम लगाया और कुछ ही इंचों के अंतराल से बाड़े के एक छेद के पार निकल गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। बाड़े में से अब जो है स्नोबॉल साहब कुत्तों के हमले की वजह से जा चुके हैं। अब सत्ता किसके हाथ में है? नेपोलियन के हाथ में। अब बाड़े का क्या होगा? पवन चक्की तो नहीं लगेगी। कहानी दिलचस्प है। एक बहुत विश्वविख्यात उपन्यास है एनिमल फार्म, जिसको मैं वाचन करके आपको सुना रहा हूं। अच्छा साहित्य पहुंचाने की हमारी कोशिश में हमें आपके मदद की दरकार है। आपकी मदद कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जिन्हें साहित्य से थोड़ा अनुराग है, जो सुनना पसंद करते हैं, जो वीडियो और रील में फंसना नहीं चाहते, उन तक ये वीडियो हमारा पहुंचाइए, क्योंकि आप ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं, काम करते हुए सुन सकते हैं। चैनल है किस्सा कहानी। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।